नाज़रीन, मगरिब से हम जंगी हथियार भी लेते हैं और बच्चों के खिलौने भी लेते हैं। उन बच्चों के टॉय सेट्स के अंदर जब प्रोफेशंस की या हॉबीज की बात आती है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर पायलट भी होता है, उसमें इंजीनियर भी होता है, डॉक्टर भी होती है, नर्स भी होती है, टीचर भी होता है। मगर उनके साथ साथ एक बहुत अहम जो हॉबी प्रोफेशन होता है वो उसमें फायर फाइटर का इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और बाकायदा इस शोबे को एज अ कैरियर लोग परस्यू करते हैं, इस शोबे में आगे बढ़ना चाहते हैं। लोगों की ख्वाहिश होती है कि मुताबिक जगहों पर जो आगे लगती हैं उनमें लोगों की जान बचाई जाए और जो फायर फाइटर्स हैं उन्हें डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर बाकायदा एक हीरो का दर्जा दिया जाता है, बाकायदा उनकी एक फैन फॉलोइंग होती है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो फायर फाइटिंग का शोबा है वो उस तरह से पजीराई हासिल कर नहीं सकता। अव्वल तो फायर फाइटर्स के पास मुनासिब आलात नहीं होते और अगर आलात होते हैं तो उनके पहुंचने में इतनी देर हो चुकी होती है कि लोगों का लाखों करोड़ों की मालियत का सामान जल जाता है, नुकसान हो जाता है। और हर साल जब माली साल खत्म होने वाला होता है तो जो पुरस्कार आगे इंश्योरेंस के लिए लगाई जाती हैं उनकी तादाद में भी बेतहाशा इजाफा हो जाता है। फायर फाइटर्स को पता होता है कि यह आग लगी नहीं है, लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने फराइज की बजावरी के लिए अपनी जानों पर खेलकर लोगों को बचाते हैं, जिसकी एक बड़ी मिसाल 11 सितंबर 2012 को सानिया बल्दिया टाउन का वाकया था जो कि कराची में पेश आया। आज तक उसके मुजरिम जो थे वो कैफिर किरदार तक नहीं पहुंच सके। आज फायर फाइटर्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है और पंजाब में जो सूरत हाल है वो थैंक्स टू रेस्क्यू 1122 बहुत ज्यादा बेहतर है। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर डीजी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज फायर फाइटर्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन आई थिंक कराई है, क्योंकि वाकई यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फायर सर्विस का जिस तरह दुनिया में एक रिस्पेक्ट है, इनको वाकई एक हीरो माना जाता है। वहाँ पे उनकी फिजिकल फिटनेस, उनकी ट्रेनिंग, उनकी सारी चीजें एग्जाम्पलरी हैं और उनको वाकई जो हर सोसाइटी का लोग हैं हीरो। यानी रात के वक्त अगर कोई फायर फाइटर जाए तो उसके लिए तो दरवाजा खोल देंगे, लेकिन पुलिस वाला आए तो शायद उसके लिए कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। तो इतना रिस्पेक्ट और इतना इज्जत वहां पे दी जाती है। उसकी वजह है कि वहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग और उसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो बल्दिया में लोग बेचारे लिमिटेड एजुकेशन के साथ रखा, उनकी ट्रेनिंग भी उस लेवल पे नहीं थी और इस वजह से फायर सर्विस बागबानी से ज्यादा नहीं जा सकी। बाहर खड़े होकर पानी तो मारते थे लेकिन वो फायर तक पहुंचता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस चीज को जैसे ही चेंज हुआ, आपने देखा जब से रेस्क्यू 1122 आई है, अब लोग आते हैं, हमारे पास इंजीनियर्स भी अप्लाई करते हैं। हम पूरे फायर फाइटिंग को एज अ प्रोफेशन लेके उनको बकायदा हमने ट्रेन किया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे स्कॉटलैंड के साथ मिलकर। आज आप उसके नतीजे देख सकते हैं कि कुछ ही सालों में 1,40,000 से ज्यादा फायर इंसिडेंट्स पे हमने रिस्पॉन्ड किया है और अब तक 447 अरब से ज्यादा के हम नुकसान बचा चुके हैं जस्ट बाय टाइमली रिस्पॉन्स एंड प्रोफेशनल फायर फाइटिंग। लेकिन ये सिर्फ 50% ऑफ द जॉब है जो हमने किया है, क्योंकि हम दुनिया की बेहतरीन फायर सर्विस भी बना लें, जब तक कि हम फायर सेफ्टी को इंश्योर नहीं करते तो इस चीज को हम यकीनी नहीं बना सकते कि हम लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। देखिए, अब जब इतनी हाई राइज बिल्डिंगें हम बना रहे हैं, हमें डेवलपमेंट तो होनी है और आगे हाई राइज बिल्डिंग बनी है, उनमें हम सिर्फ सही स्पेयर्स बना लें जिनमें प्रॉपर एग्जिट्स हों, जो खुले में हो, बाहर हाइड्रेंट लगे में हो और अंदर हम फायर सेफ्टी के इंतजाम कर लें। जहाँ पे अरबों रुपए आप खर्चते हैं वहाँ पे थोड़े से पैसे लगा के अगर लोगों की आप सेफ्टी को यकीनी बना लेंगे तो लोगों ये बड़ी अहम बात की है डॉक्टर साहब आपने। मैंने 16 जमातें यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं, उसके अलावा 2-4 यूनिवर्सिटी से कोर्सेज किए हैं। उसके बावजूद मेरे मुख्तलिफ दफातर करियर के दौरान वहां पर जो भी फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है मुझे कम से कम वो ऑपरेट करना नहीं आता है। जी बिल्कुल सही है। और बाहर बाकायदा हर कुछ महीने बाद उनकी ड्रिल होती है, फायर ड्रिल होती है बाकायदा, जिसमें हर बंदे ने पार्टिसिपेट करना होता है, हर एक ने सीरियसली निकलना होता है वहां से और ये पूरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और वो कहते हैं फायर सेफ्टी इज लाइफ सेफ्टी। मुझे याद है कि हम एक कॉन्फ्रेंस थी डिजास्टर मैनेजमेंट, जब हम वापसी पे आ रहे थे टोक्यो फायर चीफ से मैं बात कर रहा था कि आपके पास इतनी ऊंची लैडर या वो दूसरी चीज है, तो उसने कहा जी कि बिल्डिंग के अंदर किसी में अगर फायर सेफ्टी के और एग्जिट के और स्टेयर केसेस नहीं है तो हम किसी बंदे को वहां पर रहने की इजाजत नहीं देते। तो वो लाइफ इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते।
और इसी वजह से आज उन्हें सिस्टम बनाया। आज कितने लोग हैं हमारे फायर रेस्क्यूअर्स, आज मैं पूरे फायर फाइटर्स जो आलमी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स भी हैं, हमारे फायर फाइटर्स भी हैं, फायर रेस्क्यूअर्स हैं, उन सबको मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूं। और इसमें कई लोगों की हमारी शहादत भी हुई इस प्रोसेस के अंदर। हम लोग अपनी जिंदगी डॉक्टर साहब जो आगे इंश्योरेंस के लिए लगाई जाती हैं, क्या आपको अगर ऐसा कोई शक गुजरे तो आप कानून नाफिज करने वाले इदारों को इतला देते हैं? और आपका दुख तो यकीनन उस वक्त डबल हो जाता होगा जब ऐसे किसी इंसिडेंट में आपके किसी अहलकार की शहादत वाकई हो जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसमें तो कोई, आप गखड़ प्लाजा की एग्जांपल आपके सामने है, उसमें 13 फायर फाइटर्स की शहादत हुई है। हमारे लिए तो 9/11 से कम नहीं था जितने फायर फाइटर्स की वहां पे जो है वो पूरी शहादत हुई। लेकिन आज तक अब ऐसे जो भी अगर बिल्डिंग सब स्टैंडर्ड कोई बना रहा है, वहां पे इंतजामात पूरे नहीं है या ये चीजें इस किस्म की हैं, जब तक हम इन पे एक्शन नहीं करेंगे जाहिर बात है इस किस्म के वाकयात को फिर हम रोक नहीं सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पंजाब के अंदर जो फायर फाइटिंग सर्विसेज हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका रिस्पॉन्स टाइम बकिया सूबों से बेहतर क्यों है? जी, हमने एक नई सर्विस कायम की है जिसको बाकायदा पंजाब इमरजेंसी सर्विस कहते हैं। ये बाकायदा एक कानून के जरिए बनी है। 1122 तो एक नंबर है, इमरजेंसी नंबर, जो कि पीटीए ने डिक्लेयर किया है। अब ये खैबर पख्तूनख्वा में हमने सर्विस बनी है, इस तरह से गिलगित बल्तिस्तान में भी शुरू हुई है। अल्लाह ताला करे कि सिंध और बलूचिस्तान में भी बनाए, और हमने उनको ऑफर भी किया है, हमने उनके ट्रेन किए लोग फॉर एन एम्बुलेंस सर्विस। बट फायर सर्विस के भी अगर वो इनिशिएटिव लेते हैं तो मैं समझता हूँ कराची और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, वहां पे भी एक प्रोफेशनल इमरजेंसी सर्विस को अब कायम होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और सारी चीजें हैं। डॉक्टर साहब, लोगों के जहनों में कंफ्यूजन है कि जो फायर फाइटर्स आपके मातहत काम करते हैं वो उन फायर फाइटर्स से मुख्तलिफ हैं जो बल्दिया उज़्मा लाहौर के मातहत हैं। जी, वो तो पुरानी थी। हमारा बहुत, हमने, मैं चूंकि रिफॉर्म्स से कोई 20 साल से एसोसिएटेड हूँ, और हमने जिस वक्त पुलिस ऑर्डर आ उस वक्त ये इमरजेंसी सर्विसेज रिफॉर्म्स कर रहे थे। क्योंकि आज भी बल्दिया के दफ्तर के बाहर ये गाड़ियां तो खड़ी होती है ना डॉक्टर साहब? जी, उसमें मसला ये था कि हमारी पहले कोशिश ये थी कि हम शहरी दिफा को फाल अदारा बना दें और इसी तरह बल्दिया की फायर सर्विस को इम्प्रूव कर सके। तो जब हमने उनका देखा कि ज्यादातर लोग सारे 50 साल से ऊपर थे, 50-55 थे, नियर रिटायरमेंट थे, फिजिकल फिटनेस उनकी उस लेवल पे नहीं थी, एजुकेशन उनकी उस लेवल पे नहीं थी, तो सारा ये देखने के बाद फिर उस वक्त जो मौजूदा हुकूमत थी उन्होंने कहा जी कि बेहतर यही है कि आप इनको, क्योंकि अब बहुत चैलेंज होगा इनके, अब इनको ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की बजाय आप एक नई सर्विस लेके उनको अगर नई ट्रेनिंग देनी है तो बेहतर एजुकेटेड हो, उनकी फिटनेस बेहतर हो, बिकॉज उसके बगैर ट्रेनिंग नहीं है ना। बाहर आपने देखा फायर फाइटर्स सम ऑफ द बेस्ट, फिजिकली सबसे फिट, और बाकायदा उनका फायर इंजीनियरिंग एक शोबा पूरा है, और वो इस तरह से हमने ट्रेनिंग, तो फिर हमने उन्हीं पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज जिसको आप हेड करते हैं डॉक्टर साहब, उसका एवरेज रिस्पांस टाइम क्या है एक फायर कॉल की सूरत में? आप अगर आप देखिए तो मैंने इसी में जो आपको मैंने बताया, तो इसमें तकरीबन 1,40,000 अगर फायर इंसिडेंट पे हमने रिस्पॉन्ड किया तो हमने 7 to 10 मिनट्स में वहां पे हम, तो 10 मिनट के अंदर अंदर हमारी कोशिश होती है कि वहां पे पहुंच जाए। और तो इसलिए ये हमारा होता है। और कहीं पे बहुत कोई मजबूरी हो जाए कि जहाँ पे ट्रैफिक है या जहाँ पे लोग उन्होंने पार्किंग कर करके ब्लॉक किए होते एरिया, या बहुत गुंजान आबाद इलाकों में हमें बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और वहाँ पे हाइडेंट भी नहीं है। आप बाहर देखिए, मुझे याद है जब हम फायर की ट्रेनिंग कर रहे थे तो स्कॉटलैंड में ये हमें, तो उस वक्त जो थी वहां पे बाहर एक लाल रंग का हाइडेंट लगा होता है, एक गाड़ी भी जाए तो काफी होती है। यहाँ पे हाइडेंट नहीं है, बार बार गाड़ी भरने जाती है। तो उसमें आप सोच सकते हैं इस मसले का कोई हल है डॉक्टर साहब? जी, इसका बिल्कुल हल है। आप देखिए जो पुराना शहर बना था उसमें बाकायदा हाइडेंट होते थे, तो जैसे जैसे हमने डेवलपमेंट की वो हाइडेंट भी आज नजर नहीं आते। तो इसके लिए तो सिर्फ हमने अपनी प्लानिंग को ठीक करना है। शहरों की अगर प्लानिंग को ठीक कर लें तो उसमें हम साथ लेकिन जो सिटी प्लानिंग है, जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो फायर फाइटिंग सर्विसेज के कंपैटिबल हमें पाकिस्तान में कहीं भी नजर नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। नई जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज कुछ बननी शुरू हुई हैं, उन्होंने इसको बाकायदा फॉलो करना शुरू किया, जो बड़ी अच्छी बात है, और उनको एज ए रोल मॉडल उन्होंने बनाया है। बट आई एम श्योर जितने भी एरियाज हैं बाहर बाकायदा प्लानिंग होती है ना, कि आपने अगर लोगों को लोकेट करना है, आपको पता है कितने लोग शहर में आ रहे हैं, तो आप पूरा एक एरिया डेवलप करते हैं, फिर लोगों को वहां पे बनाने के बाद कहते हैं आइए यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें भी फॉलो करनी पड़ेगी। डेवलपमेंट को ना रोके, डेवलपमेंट को हमें चलनी है, लेकिन डेवलपमेंट को सिर्फ अगर हम सेफ बना लेंगे तो उसमें रहने वाले लोगों का जानो माल दोनों महफूज रहेंगे। ये जो लाहौर की हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, कानूनी तौर पर आप इन्हें फायर सेफ्टी के लिए इंस्पेक्ट कर सकते हैं? नहीं जी, हमारे पास ये अभी प्रोविजन नहीं है। ये या तो एलडीए इनको इजाजत देता है, उसके बाद अभी शहरी दिफा का एक महकमा होता था, वो अभी इस किस्म के काम जो है वो अभी वो करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं लाहौर के अंदर, इनमें से कितने फीसद जो है वो फायर सेफ्टी फीचर्स के साथ कंपैटिबल हैं?
आई थिंक हमारा जो हमने बाकायदा नेशनल फायर सेफ्टी कोड 2016 में नोटिफाई कराए, उसमें बाकायदा बने, उसमें हमने एक्सपर्ट को बिठाया, सारा कुछ किया। फिर इसमें फायर सेफ्टी का कानून भी है, मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह वो भी हम जल्द असेंबली से पास हो रहा होगा, तो हमारा बाकायदा एक नया मॉडर्न सिस्टम जो है वो इन प्लेस आ जाएगा, जहाँ पे बाकायदा रेगुलर फायर सेफ्टी ऑडिट्स होंगे, प्रोफेशनल फर्म्स और एक्सपर्टीज भी इसमें ट्रेन होंगे, ताकि जो हम भी अब आगे बनना है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन तो नहीं हो सकती है, वर्टिकली जाना है हमें, तो जो बड़े बिल्डिंगें बनेंगी या कुछ और वो कम से कम महफूज हो, ताकि जो भी हम डेवलपमेंट पे पैसा लगा रहे हैं वो जाया ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, लोगों के अंदर शऊर नहीं है कि आग लगने की सूरत में क्या किया जाए। सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री का वाकया जो कि कराची में पेश आया था, वो भी आपकी आंखों के सामने होगा। बाज केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी जो आग होती है पानी डालने पर मजीद भड़कती है, लेकिन हमारे लोगों के अंदर या ऑफिसेस के अंदर कोई ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती, कोई मालूमात डिस्प्ले नहीं की जाती कि इस सूरत में आपको क्या करना होगा। हर चीज ये कहकर टाल दी जाती है, छोड़ दी जाती है कि अल्लाह मालिक है। जी, ये देखिए, ये तो एक चैलेंज है, लेकिन साथ साथ अब जब से वो आपकी कुछ लोग जो ISO सर्टिफिकेशन लेते हैं, दूसरे हैं जो अच्छे इदारे जो बाहर के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बाकायदा स्टाफ की ट्रेनिंग शुरू कराई हुई है। उधर वहां पे कुछ सेफ्टी के इंतजाम ज्यादातर इंडस्ट्री में रखते हैं, ऑब्वियसली बिल्डिंग्स में नहीं है, बट इंडस्ट्री में कुछ जो अच्छी इंडस्ट्रीज हैं वो इन चीजों को बाकायदा फॉलो करती हैं, और उन्होंने एक अच्छे स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि अगर वो नहीं करेंगे कल को उनका पूरा जो बिजनेस है वो तबाह हो सकता है इसकी वजह से। तो वहां पे जहाँ पे स्पेसिफिक केमिकल्स वो रखते हैं, लेकिन इसी तरह कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही सीक्रेटली अंदरून शहर में उन्होंने इसी तरह केमिकल्स वगैरह स्टोर किए हुए, तो जाहिर बात है वहां पे वो चीजें ये नहीं फॉलो करते, और फिर इसी वजह से इस किस्म के सानियात होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डॉक्टर साहब, कि खासतौर पर जो अंदरून लाहौर है वहां की जो तंग गलियां हैं, वहां तक तो फायर फाइटर्स का एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है। अगर वहां पर कोई वाकया पेश आए तो वहां पर किस तरह से आप उसको इमरजेंसी को टैकल करते हैं? उसमें जी वाकई हमारे लिए बहुत बड़ा शाहलमी में मुझे याद है जो आग लगी थी, जिसमें बिल्डिंग कोलैप्स भी हो गई थी, आग लगी हुई थी, 18 दिन हमें वहां पे लगे, और वहां पे बिल्डिंग भी कोलैप्स हुई हुई थी, वहां पे लोग भी अंदर जो थे कुछ हो गए हुए थे, जो बेचारों की डेथ हो गई थी। तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ वहां पे, मैं पूरा लिटरली कैंप ऑफिस पूरा एस्टैब्लिश करना पड़ा 18 दिन के लिए, और वहां पे जाके फिर हमने वहां पे ऑपरेशन किया और फिर उसके बाद कंट्रोल किया। तो इस किस्म का बहुत बड़ा चैलेंज है, और तो इसलिए हमें पूरा सिटीज और आपके इस चैलेंज को वो लोग मजीद बढ़ा देते हैं जो मकामी तौर पर उन लोगों की मदद करना चाहते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इस किस्म की हमें और ज्यादा प्रॉब्लम आती हैं, फिर इंक्रोचमेंट लोगों ने की होती है और चीजें रखी होती हैं, तो हमारे लिए फिर रिस्पॉन्स करना बहुत मुश्किल हो जाए। वही आप कभी किसी छुट्टी वाले दिन अगर कभी उन सड़कों से गुजरे तो इतनी चौड़ी सड़कें आपको मिलती है, और जब आप वैसे जाना चाहें तो आप अंदर नहीं जा सकते उन एरियाज में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान नसीर आपके कीमती वक्त के लिए। उनका ये कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन मैन पावर की कमी नहीं है, और हमें इस तरह की कोशिशें करनी होंगी कि जो फायर सेफ्टी का कॉन्सेप्ट है वो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के अंदर इस तरह से वाजे किया जाए कि आग को लगने से रोका जाए, ताकि आग के नतीजे में होने वाले नुकसानात को कम से कम किया जा सके। कोविड-19 की, कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी हैं, और इस वक्त पाकिस्तान में 20,000 से ज्यादा जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो पॉजिटिव हैं। हलाकतों की जो तादाद है वो भी इस वक्त 500 का फिगर टच करने वाली है। सिर्फ लाहौर शहर के मेयो अस्पताल में 33 डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं। ऐसे में जहां पर गवर्नमेंट परेशान है, वहीं पर ताजिर भी परेशान है। उन ताजिरों का यह कहना है कि कोरोना से तो शायद हम बच जाएं, लेकिन भूख हमें मार देगी। उन ताजिरों का मजीद मौकफ जानने के लिए हमने राब्ता किया है। ताजिर रहनुमा नईम मीर साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नईम साहब, कुछ हालात में बेहतरी, दुकानें खुलती नजर आ रही हैं आपको? नईम मीर से हम राब्ता कायम करेंगे। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ताजिरों की जानिब से ये कहा गया है कि SOPs के साथ बिजनेसेस खोले जाएं, कहीं पर हुकूमत की इजाजत के साथ और कहीं पर बगैर हुकूमत की इजाजत के बिजनेसेस खुलना शुरू हो गए हैं। रिट ऑफ द गवर्नमेंट हमें अमली तौर पर कहीं नजर नहीं आती। हुकूमत ने एक ऐसा लॉकडाउन नाफिज कर रखा है जो सिर्फ और सिर्फ पेपर्स पे एग्जिस्ट करता है, ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता। यहां तक कि सूरत
सूरत हाल अब ये भी देखी जा सकती है कि पान वाली दुकान विजिबली बंद है, लेकिन अगर आप उस दुकान के करीब जाएंगे तो आपको अंधेरे से एक आवाज आएगी, पान सिगरेट चाहिए, और जब आप अस्बात में सर हिलाएंगे तो वो पान सिगरेट आपको एक तारीख से बक्से में से निकाल कर दिया जाएगा डबल कीमत पर। क्या ये बात कानून नाफिज करने वाले इदारों को नहीं पता? यकीनन पता होगी, लेकिन अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इस सूरत हाल से नजरें चुराते हैं तो वो जुल्म करते हैं। नईम मीर साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नईम साहब, आपको हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं? नईम मीर साहब से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। मुल्क के कोने वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस की सूरत हाल पर, और ये एक बहुत तशवीशनाक अमर है कि एक ऐसा लॉकडाउन नाफिज किया गया है जो सिर्फ और सिर्फ पेपर्स पर नजर आता है। अमली तौर पर लॉकडाउन की वजह से जो तमाम काम लोगों के रुकने चाहिए थे वो नहीं रुक रहे, बल्कि एक पैरेलल ब्लैक मार्केट इकोनॉमी वजूद में आ चुकी है। अगर कपड़ों की दुकानें बंद हैं तो आपको नहर के किनारे, आपको फुटपाथ के किनारे वो तमाम कपड़ों के स्टॉल्स जो हैं लगे हुए नजर आएंगे, जिसमें बच्चों के कपड़े दरख्तों के साथ लटक रहे हैं। क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता है? क्या वो जो सेल परचेज के पॉइंट्स हैं पुलिस एहलकारों को नजर नहीं आते? इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। यासिर गिलानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, PHA को चेयर भी करते हैं। यासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि ये जो दुकानें बंद की गई हैं कोरोना वायरस की वजह से, उसके नतीजे में जो लोगों ने उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढे हैं, क्या वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को नजर नहीं आते, गवर्नमेंट को नजर नहीं आते? बहुत शुक्रिया आपका। वैसे एक्चुअली आपको पता है कि ये एक बिल्कुल नया सिनेरियो है। इस पे इस तरह से पहले इतने बड़े लेवल पे इस तरह का सिनेरियो जो है वो कर नहीं हुआ, और पेंडेमिक है, वर्ल्ड ओवर है, जिसको दुनिया की तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी माना। ऑब्वियसली इसके अंदर जब आप डिसीजन करते हैं, और बिल्कुल नई चीज थी, उसके नए असरात थे, उसके बाद उसकी वो स्टडी नहीं चलती जा रही थी, अभी तक वैक्सीन नहीं आई, तो ये डे टू डे बैटल्स था कि इसको देखना है। सबसे अहम चीज जो पब्लिकली सामने आई वो ये था कि इसका आउटब्रेक ना हो। आउटब्रेक से मुराद ये था कि किसी ऐसी जगह पे जहाँ के बहुत बड़ा इज्तिमा हो, वहां से इन्फेक्टेड पर्सन चला जाए और खुदा ना खासा वहां से फिर और हो ऐसा ही रहा है। यासिर साहब, पूरी इस्लामी दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस पाकिस्तान में है। जी मैं आपको बताने लगूँ, नहीं आप ओवरऑल देखिएगा जरा। बाकी अगर आप आज के डेट का ग्राफ देखें, वैसा 47 डेज का जब फर्स्ट डे से केसेस है, तो आपको पाकिस्तान के ग्राफ में ये नहीं कह रहा कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि बाकी मुल्कों के मुकाबले में ये ग्राफिकल स्टडी आपको बता रहा हूँ वो नीचे ही है। लेकिन देखिए करना क्या होता है ना, आपने जब आप एक घर के सरबराह हैं और आपको एक सिचुएशन का सामना करना पड़े, आप उस सिचुएशन के लिए कुछ पाबंदियां लगाते हैं। स्कूल बंद कर दिए, कॉलेजेस बंद कर दिए, शादी हाल बंद कर दिए, और इस तरह की इंटर ट्रांसपोर्ट आपने जो है वो बंद कर दी, डिस्ट्रिक्ट इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, जो मेजर पॉइंट्स है वो आपने बंद कर दिए। और फिर आपने काफी हद तक लॉकडाउन भी इम्पोज किया, जिसके अंदर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा, जिसके अंदर आपकी गूगल ने आपको बताया बिलाशुबा आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लाहौर शहर की मोबिलिटी भी कम हुई। लेकिन उसके बाद मीनवाइल आपको सरबराह के तौर पे देखना पड़ेगा कि वो सारी मोबिलिटी रोकने से जो उसका बैकलैश आता है वो ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर 25% घराने ऐसे हैं, और लाहौर शहर के अंदर बहुत सारे लोग रोजगार के लिए आए हुए हैं, मंडियों में, मार्केटों में, मोटरसाइकिल रिक्शों पे, क्या बाकी तमाम जरियों से। और इंडिया में, लेकिन यासिर साहब आपकी ये बात ठीक है, लेकिन इंडिया में गुर्बत पाकिस्तान से ज्यादा है, बांग्लादेश में पाकिस्तान से ज्यादा लोग खत्ते गुर्बत से नीचे रहते हैं, उसके बावजूद वहां की हुकूमतों ने लॉकडाउन को बहुत इफेक्टिवली इम्पोज किया, ये कहकर कि ये एक ऐसी दवाई है जो ना चाहते हुए भी आपको खानी है। देखिए अभी भी ये लॉकडाउन कोई भी गवर्नमेंट खुशी से नहीं करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपने इन दोनों गवर्नमेंट्स को, इंडिया की गवर्नमेंट के और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के
जो हमने जो चीजें इंप्लीमेंट की हैं, अगर उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड ओवर अगर आप मुआवजा करें पूरी दुनिया में, तो आपको बीसीओ जगहों पे, बीसीओ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इंडिया को कंडेम किया, यानी इंडिया के बारे में उन्होंने तनकीद की कि ये बेहतर तरीका। इंडिया का आबादी के लिहाज से डेथ रेशो पाकिस्तान से कम है यासिर साहब। जी, और पाकिस्तान के बाद नहीं, नंबर ऑफ केसेस तो ज्यादा, रेशो अगर बात करें, लेकिन पाकिस्तान के WHO ने और जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट किया कि ठीक है, आपने ये पैरेलल देखना था। मैं 1 मिनट के लिए अगर मुझे दे दीजिए, उसके बाद बात करते हैं कि आपकी मुल्क की आबादी है 22 करोड़ के करीब, 6 करोड़ के करीब आपके रजिस्टर्ड घराने हैं, उसमें से तकरीबन 25% घराने ऐसे हैं, कोई 1.5 करोड़ से ज्यादा घराने ऐसे हैं अब ऐसा जिन्होंने रोजाना कुछ कमाना है तो उनके घर का चूल्हा जलेगा रोजाना की बेसिस पे। उसमें यह है कि मैं, आप या दीगर कुछ लोग हैं, वो शायद हम महीना 2 महीने हम कहें छुट्टी वाला माहौल समझ लें या रिलैक्स कर जाएं, लेकिन उन लोगों का देखिए कि जिनका जो है घर का चूल्हा नहीं चलेगा, और वो तकरीबन और सेम यही बात यासिर साहब, सेम यही बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी की अपनी एक तकरीर के दौरान, और ये कहा कि अशराफिया ने ये सोचे समझे बगैर लॉकडाउन कर दिया कि उस दिहाड़ीदार तबके का क्या बनेगा। अगर इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम हैं तो ये अशराफिया कौन है जो लॉकडाउन भी कर देती है? जी देखिए, ये असल में उसी चीज को मिस इंटरप्ट किया गया। कहने का मतलब यही था कि वो ज्यादातर लोगों, वैसे अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये बात मानने दीजिए और कहने दीजिए कि हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग में ब्यूरोक्रेट्स हैं या हमारे पॉलिटिकल एलीट क्लास है या बाकी भी जो लोग हैं, वो ज्यादातर वो हैं जो कि वेल ऑफ है, जो अगर आप उनकी अर्निंग के एतबार से अगर आप उनको क्लासिफाई करें, लॉकडाउन का जो डिसीजन था इमरान खान की मर्जी के बरखिलाफ हुआ था। नहीं वैसा ये देखिए, फिर इसको मिस इंटरप्ट ना कीजिए, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ आपको कि एक महीने के अंदर अगर 9 मीटिंग्स होती है एनसीसी की, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की, और उसके अंदर ये कहा जाता है कि सूबे अपनी अपनी जरूरत के तहत अपनी जगह पे लगाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाहौर के एक हिस्से में आपको बहुत ज्यादा केसेस नजर आ गए, वहां पे आपने कंप्लीट लॉकडाउन करना कर दें। दूसरे कोने में अगर वैसा केस तो वहां पे दिहाड़ीदार तबका नहीं मारा जाएगा जहां पर आप कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे? वहां पे फिर आप ये करें, क्योंकि अब एग्जैक्टली अब आप आगे बात पे, वहां पे आप अपना फोकस करें, वहां पे आप उनको राशन भी दें, वहां पे उनको ज्यादा फोकस करके उनकी जिंदगी को ईज आउट करने की। अच्छा ठीक है यासिर साहब, ये बताइएगा कि जिस टाइगर फोर्स ने घर घर जाकर राशन तकसीम करना था वो कहां पहुंची? जी आज ही टाइगर फोर्स हमारे से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात की, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं बुनियादी तौर पे ये उसको लीड करेंगे। डिप्टी कमिश्नर्स की हदायत के मुताबिक वो टाइगर फोर्स के लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। जो गवर्नमेंट के 6-7 बड़े रिलीफ के काम हैं, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, जो SOPs गवर्नमेंट तैयार कर रही है, उन चीजों के ऊपर उनको कहा गया है कि वो, क्योंकि उन्हीं मोहल्ले के गली के रहने वाले लोग होंगे, यूनियन काउंसिल वाइज लोग होंगे, यूनियन काउंसिल का जो ऑफिस है वो उनका ऑफिस होगा, वहां पे ये सारे SOPs को। और यासिर साहब, आपकी नजर से ये खबर गुजरी है कि उस टाइगर फोर्स के हजारों अहलकारों का पर्सनल डेटा ऑनलाइन लीक हो गया? नहीं देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो यह कि ये जो डाटा है ज़ाहिर है ये आया है सॉफ्टवेयर पे जाके आपने PM ऑफिस में वहां पे एडिट किया है, ये मेरी नजर से नहीं गुजरी, लेकिन वहां पे यूनियन काउंसिल मेंशन की हुई है। ये डाटा सारे जिलों के पास आ गया, उनकी यूनियन काउंसिल वाइज आ गया। अब जब मिसाल के तौर पर एक छोटी सी चीज आपको बताऊं कि आपके चैनल से मजदूरों का फायदा होगा। पहले प्रोग्राम में ये कहा गया था कि 1 करोड़ 20 लाख घरानों को एक करके एक फर्द को तकरीबन 12,000 रुपए दिए जाएंगे। अब जब मजदूर जो फारिग हुए हैं उनके लिए कहा गया है कि ये तकरीबन 50 लाख और लोग ऐड किए जाएंगे, 75 अरब रुपया इजाफी रखा गया है, लेकिन उसके लिए एक वेबसाइट पर लिंक दे दिया गया, ऐप दे दी गई। अब उस ऐप में मजदूर तो कर नहीं सकेगा, उसमें मेरे जैसे, आप जैसे, या वो जो टाइगर्स हमारे बनेंगे या जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको रिक्वेस्ट की गई है कि आप अपने एंड्रॉइड से, आप अपने फोन से, आप अपने कंप्यूटर से अपने मोहल्ले में जाकर लोगों को गाइड करें। वहां पे एक छोटा सा फॉर्म है जिसमें 6-7 सवाल है कि आप क्या काम करते थे, किधर कर रहे थे, कब से आप ऑफ हो गए हैं, और उसके बाद वो अगेन वेरिफिकेशन में चला जाएगा। लेकिन यासिर साहब ये बताइएगा कि सिंध गवर्नमेंट ने इस मामले में शायद बकिया हुकूमतों से, सूबाई हुकूमतों से लीड ली है। सिंध गवर्नमेंट ने एक बाकायदा नोटिफिकेशन इशू किया है जिसके तहत कोई प्राइवेट इदारा अपने मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकेगा और उनकी सैलरी टाइम पर देने का पाबंद होगा। ऐसा कोई नोटिफिकेशन ना पंजाब गवर्नमेंट ने निकाला, ना KPK ने, ना बलूचिस्तान ने। बिल्कुल भी नहीं है, मेरी नजर से खुद गुजरा है वो नोटिफिकेशन। यासिर साहब
बता देता हूँ। असल में हुआ ये है कि हमारे कुछ लोगों ने टीवी पे बैठ के, वो भी हमारे लोग हैं, पाकिस्तानी है, सिंधी भी पाकिस्तानी है, सारे लोग हैं, लेकिन हमने उन चीजों को, जो रिएक्शनल जो चीजें होती हैं, उसके बैलेंस से बाहर जाके उस तरीके की चीजों को इतना बयान कर दिया कि उन बेचारों को ग्राउंड पे हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। और अब वो ग्राउंड पे हैंडल करने की बजाय, अब देखिए पंजाब ने क्या क्या किया है। पंजाब ने नंबर 1 जो था कि इमरजेंसी आ जाती, आप अपने बेड्स इंक्रीज करें, आप अपनी बायो सेफ्टी लेवल की लैब्स इंक्रीज करें। 9 के करीब लैब्स फंक्शन है, 2-3 लैब्स को और कह दिया उस्मान बुज़दार साहब ने। नहीं, सिंध गवर्नमेंट ने प्राइवेट मुलाजमीन को बचाने के लिए नोटिफिकेशन नहीं निकाला। सर मैं ये नहीं कह रहा कि निकाला कि नहीं निकाला, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सिचुएशन को पूरी तरीके से देखें कि आपने पहले सबसे पहले नहीं, यासिर साहब, सिंध गवर्नमेंट ने अपने एक्सपो सेंटर में कोरोना हॉस्पिटल बनाया, आप लोगों ने बनाया। आप लोग लॉकडाउन की मुखालफत करते रहे, जब सिंध ने लॉकडाउन इंपोज किया आपने भी कर दिया। हर काम में सिंध आगे क्यों दिखाई दे रहा है पंजाब के? सर ये सिर्फ आप जैसे चंद दोस्त हमारे ऐसे मेहरबान हैं जिन्होंने बेचारों को मुश्किल में फंसा दी है। आप उनको, वो भी हमारे भाई हैं, हम चाहते हैं कि काम करें। अब कल की यानी वो हमारी बातों में आ जाते, आप हमारी बातों में नहीं आते। आप सुन लीजिए ना, अब आपको ये बताना चाहिए कि कल एक डॉक्टर हैं जो 2 घंटे वेंटिलेटर ना मिलने से जिनकी जान भी गई, वो किस सूबे में थे, और 18 वेंटिलेटर सिर्फ वर्किंग पे थे उस वक्त। कल NIH की रिपोर्ट, अगर आपके पास सभी कंप्यूटर होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करें, देख लें कि कल सिंध के अंदर कितने पेशेंट वेंटिलेटर पे थे। 18 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे थे, और एक डॉक्टर जो कि, और पाकिस्तान के सारे सूबों में सबसे ज्यादा वर्किंग वेंटिलेटर्स इस वक्त सूबा सिंध के पास है, पंजाब से भी ज्यादा। ये बात आदादो शुमार से साबित है। और वफाक ने, आप वकील चेक के दीजिए कि वफाक ने कितनी लैब्स के लिए PCR। चले यासिर साहब जरा यहाँ पर रुकिएगा। जी हाँ यासिर साहब जरा यहाँ पे रुकिएगा। नईम मीर साहब मेरे साथ मौजूद है, फाइनली जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान लाहौर के। नईम मीर साहब ये बताइएगा कि आप लोगों के मुतालबात गवर्नमेंट मानती नजर नहीं आ रही, बिजनेसेस खोलने पर आमादा नहीं हो रही, क्या करेंगे आप? वैसा पहले तो बात यह है कि मैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का मरकजी सेक्रेटरी जनरल हूँ, लाहौर का जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, लाहौर से आप बात कर रहे थे ना, इसलिए। जी लाहौर से तो सारी बात ही लाहौर से करते हैं, बड़ा शहर है। आप हुक्म करें, क्या सवाल किया? यही के ताजरों के हवाले से आप लोगों ने पहले भी मुतालबात किए कि बिजनेसेस SOPs के साथ जल्द अज जल्द खोले जाएं। एक बाकायदा ब्लैक मार्केट वजूद में आ चुकी है, दुकानें बंद हैं, सड़कों पर कपड़े बिक रहे हैं, ये क्या हो रहा है? जाहिर है जी, ये हुकूमत की वो नाकिस हिकमत अमली थी लॉकडाउन के हवाले से, जिसमें उन्होंने छोटे ताजर के मसाइल को ना समझा, ना जाना, और ना उसको कोई रिलीफ दिया, और पूरे मुल्क का कारोबार बंद कर दिया। चले, ये कारोबार जो था ये चंद रोज के लिए बंद होता तो शायद ये बर्दाश्त में था, सकत में था, लेकिन जूं जूं ये लॉकडाउन जो है ये बढ़ता गया, सकत और बर्दाश्त खत्म हो गई। अब सूरत हाल ये है कि अब ताजर बेचारे जो हैं, खास तौर पे जो बहुत छोटे ताजर हैं, वो तो अब चोरों की तरह अपना बिजनेस कर रहे हैं, रिश्वत भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, पुलिस इंतजामिया को भत्ता भी दे रहे हैं, और शटर कभी उठा के कारोबार होता था, आज शटर गिरा के कारोबार हो रहा है। तो सूरत हाल कुछ इस तरह की है। यानी जो लॉकडाउन की स्पिरिट है वो इस वक्त खत्म हो चुकी है। नईम साहब यार देखें अवैध साहब, जो लॉकडाउन की स्पिरिट थी वो हमारे मुल्क में पहले दिन से थी ही नहीं। वो इसलिए कि हमारी जो सूबाई हुकूमतें और हमारा जो मरकज था वो सेम पेज पे नहीं थे। हमारे वजीर आजम साहब जो हैं, उनके जो बयानात थे और जो अमल हमारी सूबाई हुकूमतों का था, उसमें बहुत फर्क पाया जाता था, उसमें बड़ा तजाद था, और यही वजह थी कि पाकिस्तान के अवाम कंफ्यूज थे इस लॉकडाउन के हवाले से। और दूसरा, आप ये देखें कि इस लॉकडाउन का मकसद ये है कि रश ना हो, और तो कोई कारोबार बंद करवाना इस लॉकडाउन का मकसद नहीं है। इस लॉकडाउन का मकसद ये है कि कोरोना को रोकना है, तो रश नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले दिन से सब्जी मंडियां, फ्रूट मंडियां खोल दी गई, और उन्हीं सब्जी मंडियों और फ्रूट मंडियों में आड़तियों की दुकानों पर आप, पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है नईम साहब, सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। नहीं, जब पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है तो फिर कोरोना का जो रोकने का दादे कोरोना के जो SOPs हैं, फिर वो तो हवा हो गए फिर पूरी दुनिया में। जब पूरी दुनिया में ही हवा हो गए तो फिर पाकिस्तान किस खेत की मूली है? फिर पाकिस्तान पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज खुली हैं, बकिया कारोबार गवर्नमेंट की तरफ से बंद रखे गए। मेरी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, जब पूरी दुनिया में एसेंशियल सर्विसेज खुली हैं तो क्या SOPs के तहत ही खुली होंगी ना? जी हाँ, क्या SOPs के बगैर खुली? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि SOPs के साथ नॉन एसेंशियल सर्विसेज भी खोल दी जाएं? देखें, हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तो कभी SOPs अप्लाई हुए ही नहीं जब का लॉकडाउन हुआ है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ
आप मुझे बताएं कि आपकी जितनी बड़ी बड़ी ग्रोसरी शॉप्स हैं, आप 5 बजे वहां पे चले जाएं और वहां पे आप कैमरा लेके जाएं तो आप देखें कि वहां पे क्या हाल होता है। तो नईम साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि वहां पर एसओपीज अप्लाई नहीं हुए इसलिए बकिया कारोबार भी खोल दिए जाएं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो एसेंशियल आइटम्स जहाँ पर एसओपीज जो है, जहाँ रश होता है वहां पर एसओपीज अप्लाई नहीं हुए, लेकिन हमारे जो अदर बिजनेसेस हैं जो एसेंशियल आइटम्स के नहीं है वहां पर तो ऐसा रश भी नहीं होता। वहां पर तो ऐसी सूरत है, मिसाल दे रहा हूँ आपको, गाड़ियों के शोरूम में क्या रश होगा? मुझे ये बताएं ज्वेलर्स की दुकानों पे क्या रश होगा? होगा सब्जी मंडी वाला। मुझे ये बताएं आपके फर्नीचर के शोरूम में क्या रश होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जितना हमारा होलसेल का बिजनेस है जो हमारे दफातर में होता है बैठकर, उनमें क्या रश होता है? लेकिन एक छोटा सा मसला है नईम साहब, कि आप पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं है। मैंने कब कहा है? मैंने ये दावा किया कब है? इसका मतलब ये पॉलिसीज तो गवर्नमेंट ने बनानी है ना। गवर्नमेंट ने सोच समझ कर फैसला किया होगा कि हमें ये कारोबार बंद करने हैं और कब तक बंद करने हैं, ये भी गवर्नमेंट के मुशीर उन्हें बता रहे होंगे। आपकी जानिब से जब ये कहा जाएगा कि ये कारोबार भी खोल दिए जाएं तो गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप होता है। पूरी दुनिया के ताजर अपनी हुकूमतों के साथ ताउन कर रहे हैं सिवाय पाकिस्तान के। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है जो आप फरमा रहे हैं। देखें, गवर्नमेंट जो होती है ना वो आवाम से होती है, जमहूरियत ये है। और हुकूमत जब कोई फैसले करती है ना तो स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करके करती है। ये पूरी दुनिया का कायदा और ज़ाब्ता है। ये कोई हुकूमत नहीं, कोई आमरीयत है या कोई बादशाह है। यहाँ पे बकिया दुनिया में ताजरों के साथ मुशावरत की गई, उन्होंने कहा कि नॉन एसेंशियल सर्विसेज बंद रखें। पाकिस्तान के ताजर कहते हैं नहीं, ये भी खोल दें। पाकिस्तान के ताजर ये कहते हैं कि कोरोना एक हकीकत है और कोरोना वायरस से निपटने के लिए हमें कौमी यकजहती की जरूरत है और हमें ज्यादा से ज्यादा आगाही की जरूरत है। और इस आगाही को फैलाकर हमने कारोबार जिंदगी को तो इन्हीं एसओपीज के तहत स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब कुछ ये भी खोल दिया जाए। मैं तो कहता हूँ जी, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो हैं इनको महलावार आपको खोलना पड़ेगा। क्या आप बंद रखेंगे? अगर नहीं, कोरोना एक हकीकत है ना, तो उन्हीं एसओपीज के तहत स्कूल, कॉलेजेस भी खोल दिए जाए। ओ भाई, स्कूल कॉलेजेस भी तो आपने खोलने हैं ना एक दिन। क्या 2 साल 3 साल बंद रखेंगे? हाँ, अगर आपने ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम बहाल करना है तो वो कर दें, इससे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा नईम साहब, मेरे साथ ही रहेगा यासिर गिलानी साहब, हमारे साथ मौजूद है। यासिर साहब, अगर ये सारी गुफ्तगू आप तक नहीं पहुंची या पहुंची, आप सुन रहे थे ये बातें? जी मैं सुन रहा था। रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखिए नहीं, ये सब में जो बात कर रहे हैं बुनियादी तौर पे सम हो, यही बात गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट शुरू दिन से कर रही है कि हमें चीजों के अंदर बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। इनका जितना भी मौकफ है, जो आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे या मेरे से जब आपकी बात हुई कि जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मौकफ आ रहा है कि जनाब हर चीज बंद कर दो और ये कर दो वो कर दो, तो ये नईम साहब ने पहली बात है उसके अगेंस्ट एक दलील आपके सामने रखी है। अब हम भी ये कह रहे हैं कि जब एक पैंडेमिक आ गया, आपने उसको किया, अब उससे निकलना है और आपने अपने आप को बचा के एसओपीज बना के डिफरेंट चीजों के साथ। यासिर साहब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लास्ट मीटिंग में भी कहा यासिर साहब ने लास्ट मीटिंग में भी कहा। सर ये सवाल आपको भी पता, मुझे भी पता है। अगर आप बात करने का मौका देते हैं तो थोड़ी सी बात सिर्फ सुन ले। मैं क्योंकि फोन पे बैठा हूँ, दूर हूँ, शायद मुझे इस वजह से आवाज उस तरह से पता नहीं मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। जी जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, सबसे अहम चीज ये है कि अभी सीएम साहब ने भी ये कहा कि हमें इन चीजों को मरलावार खोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं खोलेंगे तो आप एक और बड़ी सिचुएशन में चले जाएंगे जिससे निकलना खुदा ना खासा हमारे लिए प्रॉब्लम ना बन जाए। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता क्यों, असल मकसद क्या है कि आपने इस बीमारी से जान छुड़ानी है, उसके साथ साथ आपने अपने मुआशरे के। बिल्कुल ठीक है यासिर साहब, अब सुनिएगा, ताजर भी है पाकिस्तान का, यासिर साहब पाकिस्तान का बचाना है कि वो भूख से ना मर जाए कहीं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है जहां पर कोरोना केसेस लाहौर से कम है। ये सिर्फ गवर्नमेंट की कामयाबी नहीं है? अच्छा, आप पे वैसे फिगर चेक कर रही है कितने केसेस हैं? मेरा ख्याल उसमें ज्यादा है। नहीं, कराची दूसरे नंबर पर है, लाहौर पहले नंबर पर है। पाकिस्तान आज वैसे अब चेक कीजिए, उसमें पाकिस्तान में सबसे ज्यादा केसेस लाहौर शहर में। यासिर साहब मेरे पास अभी इस वक्त डाटा नहीं है, लेकिन आप डाटा चेक कर लीजिए। लेकिन इसमें कोई दौड़ है, इसमें कोई रेस है, इसमें कोई क्या? इसका मतलब है कि सिंध गवर्नमेंट के इकदामात ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं ना। और सर मेरे भाई, अगर आपने जो स्टडीज देखनी है, जोग्राफिकल चीजें आपने जाके देखनी है, वो सारी अगर जाके चेक कर लें वहां पे किस तरह से टेस्ट की तादाद अभी पिछले दिनों चले बेहतर हुई है थोड़ी सी, लेकिन जो बाकी सारे के सारे मामलात हैं, पंजाब ने जितने भी डिसीजन किए हैं वहां पे एक्ट पास किया, सबसे पहले पंजाब ने पास किया, 2 एक्ट यहाँ पे पास हुए इसी कोविड सिचुएशन के दरमियान। डॉक्टर्स के लिए सैलरीज का ऐलान किया गया, उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस के लिए और चीजों का अनाउंस किया गया, सारा
पैरामेडिक्स के लिए जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो पुलिस है, अच्छा, यासर साहब ये बताइएगा, यासर सारे मेजर्स किए गए, ये बताइएगा, खुदारा कंपैरिजन ना करें। नहीं मीर साहब का यासर साहब, हमने उसको निकलना उसमें से, यासर साहब ये जो में उतना अजीज है। नहीं, मीर साहब का जो मुतालबा है कि एसओपीज के साथ नॉन एसेंशियल कारोबार भी खोले जाएं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इसके ऊपर क्या मौकफ है? जी, पंजाब पे इसके बात हो रही है, इस पे काफी अभी सीएम साहब ने कह भी दिया है। 9 को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग होनी है, जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला भी मौजूद होंगे, बाकी लोग भी होंगे। वहां पे पंजाब अपनी बहुत सारी चीजें सामने रखेगा, जिसमें मरहलावार और अल्टरनेट डेज पे या बाकी चीजें भी उस पर काम हो रहा है। तो इनकी सबकी जो तजावीज हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है और कोशिश हम करेंगे कि मरहलावार चीजों। अच्छा यासर साहब, क्या ईद के करीब दुकानें खोली जाएंगी? लेकिन और भी कुछ नहीं कह सकता, ये फैसला होना नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में। तो सारे सूबे अपनी अपनी लेके आएंगे कि हमारे सूबे की ये सिचुएशन है। उसके बाद जो आज के मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, आज भी मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ डॉक्टर यास्मीन साहबा ने मीटिंग की है, वहां पे फेडरल पे मीटिंग हो रही है। वो आपके इंटरनेशनल जो डाटा एनालिस्ट हैं, जो इंटरनेशनली स्टडी करते हैं कि आपका डाटा किस तरह जा रहा है, उनकी रोशनी में उनके जायजा जब लिया जाएगा इन डिटेल, तो एक पूरे तरीके के साथ सामने जामिया जो प्लान आएगा इंशाल्लाह उसके ऊपर अमल किया जाएगा। अच्छा, नहीं मीर साहब, आप बताइएगा कि ईद के करीब जाहिर है लोगों का मजीद दबाव बढ़ेगा दुकानें खोलने के ऊपर, उस हवाले से आपने गवर्नमेंट को कोई तजवीज दी है? हमने गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा तजावीज दी हैं और हमने आज अपने एसओपीज भी तैयार किए हैं और अपने एसओपीज मीडिया के आगे पेश कर दिए हैं। जिन एसओपीज के तहत हम 10 तारीख को लाहौर शहर को खोलने जा रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि नेशनल कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर खोलने जा रहे हैं, और जी गवर्नमेंट की इजाजत अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि कारोबार तो वैसे ही चोरी। नहीं, आप रिट ऑफ गवर्नमेंट को चैलेंज करने जा रहे हैं। रिट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इसलिए चैलेंज हो रही है कि गवर्नमेंट की रिट इसलिए चैलेंज हो रही है। ठीक है कि गवर्नमेंट, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। गवर्नमेंट की रिट जो है वो इसलिए चैलेंज होने जा रही है कि गवर्नमेंट कोई फैसला ही नहीं कर पा रही कि हमने कारोबार मुमलकत को कैसे चलाना है और अपने बिजनेसेस को कैसे बहाल करना है। जब तक गवर्नमेंट के पास कोई सोल्यूशन नहीं है और गवर्नमेंट खुद जो है वो गू के आलम में है, तो फिर हमें अपने फैसले खुद करने पड़ रहे हैं। अच्छा यासर साहब, आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं? जी, मैं इससे 2 पॉइंट कहना चाहूंगा। मीर साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारा फिक्री और नजरियाती इख्तिलाफ बिल्कुल है, लेकिन वो एक खास लिमिट के अंदर रहता है। 2 चीजें की, मीर साहब हमेशा जब कभी बात करते हैं कानून की, आइन की और इनकी टाइमलाइन और दीगर चीजों पे देखें, ये आजकल बड़े अच्छे तरीके से कानून की वजाहत करते हुए नजर आते हैं। लेकिन वही चीज ये इस वक्त अगर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के बगैर करेंगे तो ये चीज कबूल नहीं है। आप लोग तो यासर साहब खुद कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। यासर साहब सुने, यासर साहब सुनिएगा, यासर साहब आप लोग खुद कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। एक पॉइंट हमने नहीं करते हैं सर, मैं साबित करूंगा। अच्छा, मेरी बात सुन लेना सर, अगर आपने साबित कर दिया तो करते। एक मीर साहब अभी रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट में गए और लाहौर हाई कोर्ट ने अब कानून के इंटरप्रिटेशन कानून के फैसले तो कोर्ट से करवाने हैं, तो वहां पे उन्होंने भी इनके मौक़िफ़ को ये कहा कि ये सिर्फ गालिबन शोहरत के लिए आए हैं, ये बाकी चीजों के लिए आए हैं। मैं हालांकि इनके मौक़िफ़ के साथ। अच्छा यासर साहब, मेरी बात सुनेगा यासर साहब, ठीक है यासर, मैं इसका जवाब लेता हूँ। यासर साहब सुनिएगा। अच्छा एक मिनट सर, मैं एक जगह पहुंच जाऊँ। छोटे ताजरों का कारोबार खुलना चाहिए, मरलाबाद खुलना चाहिए, एसओपीज के साथ खुलना चाहिए, लेकिन स्टेट को चैलेंज करके, उसकी रिट को चैलेंज करके, स्टेट अपनी रिट को खुद चैलेंज करती है। यासिर गिलानी साहब मेरी बात सुनिएगा कि एक आम आदमी को, यासिर गिलानी साहब, एक आम आदमी को जब कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसे जबरदस्ती उठाकर करंटीना में मुंतकिल कर दिया जाता है। दोस्त मोहम्मद मजारी जो हैं बकिया मुसाफिरों को छोड़कर मुल्तान एयरपोर्ट से निकल जाते हैं। इमरान इस्माइल गवर्नर सिंध को करंटीना नहीं ले जाया जाता, सईद गनी को नहीं ले जाया जाता, कामरान बंगश को नहीं ले जाया जाता, स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर को भी करंटीना नहीं ले जाया जाता। क्यों? अच्छा, ये कोई आपने कहीं पे ला देख लिया है, कोई गवर्नमेंट ने कोई ला पास किया है क्या है? क्यों? वो शहरियों के लिए एक एसओपी, उनकी हिफाजत के लिए। और ये लोग शहरी नहीं है, इनके लिए अलग कानून है। तो लेना, वो भी सुन लेना, कोई कानून ऐसा भी बनाया नहीं है, लेकिन एक एसओपी बनाया है। एसओपी में ये था कि अगर लोगों को करंटीना लेके जाया जाता है, क्या उनके साथ ज्यादती की जाती है? नहीं, तो इन लोगों को क्यों नहीं लेके गए? असद कैसर को, इमरान इस्माइल को क्यों नहीं लेकर गए? अच्छा देखिए, वहां पे तो गालिबन होम आइसोलेशन भी अलाउ की हुई है। नहीं की गई सर, नहीं की गई। बकिया हर आम आदमी को ले जाया जाता है। जो हुक्मरान तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स होता है वो अपना वीडियो पैगाम दे देता है। आप उसको चेक कर लें, सर्टन केसेस में होम आइसोलेशन जो है
वो अलाउड है। और सिंध के सीएम साहब ने एक जगह पे खुद भी कहा था कि इतने केसेस हमारे होम आइसोलेशन के केस टू केस डिफर करता है। मुझे ये बात समझ नहीं आई। एक आम आदमी में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसको आप कहते हैं करंटीना चले जाओ। एक हुक्मरान में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसको आप उसका वीडियो पैगाम नशर कर देते हैं कि भाई मैं आइसोलेशन में चला गया हूं। आप जैसे भाई नशर करते हैं ना, आप ही नशर करके बताते हैं ये। सर आप लोग नशर करवाते हैं जी, हम ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज हुई है, जाहिर एक एसओपीज बने हुए हैं, उन एसओपीज के तहत उन क्वारंटीना सेंटर्स के अंदर उनकी केयर के लिए किया गया है कि वहां से यासिर साहब सुनिएगा, एसओपी ये था, यासिर साहब एसओपी ये था कि दुबई से जो फ्लाइट आएगी उसके तमाम मुसाफिरों को करंटीना में मुंतकिल किया जाएगा। 150 मुसाफिरों को मुंतकिल किया गया, उनके टेस्ट किए गए। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली उस कानून को तोड़ते हुए जबरदस्ती मुल्तान एयरपोर्ट से बाहर निकल आए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्यों? अच्छा, वैसे तो ये चीज हुई थी कि सिंध में भी मेहदी शाह साहब के हवाले से उनके जर्नल, ठीक है, उन्होंने गलत किया, आपने भी गलत किया, उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है। आप तो हर चीज को खुद से बताई जा रहे हैं कि उन्होंने किया तो ये किया। मैंने कहा इस तरह की चीजें अगर हैं तो गलत है, नहीं होनी चाहिए। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई ना। इसका मतलब है कि एक आम आदमी के लिए और एक खास आदमी के लिए पाकिस्तान में कानून अलग अलग है। अनफॉर्चुनेटली बाजी तक बहुत हद तक ऐसा रहा है, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, सबके लिए एक जैसा। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर गिलानी साहब। नहीं मीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये बात जो अभी कह रहे थे यासिर गिलानी साहब कि आपको रिट ऑफ द गवर्नमेंट चैलेंज नहीं करनी चाहिए और कोर्ट ने भी आपके मौकफ को गलत करार दिया, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, कोर्ट में तो मैं जाती हैसियत में गया था और पूरी ताजर तंजीमें तमाम जो है वो कोर्ट के अंदर फरीक तो नहीं थी ना। तो ये जो फैसला किया है अदालत, ये जो फैसला किया है 9 तारीख को अगर हुकूमत लॉकडाउन खत्म नहीं करती और 10 को ताजर खुद खोलेंगे, ये तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठकर तमाम ताजर तंजीमों के सरकर्दा रहनुमाओं ने किया है और हमने उस फैसले की तौसीक की है। तो फिर मारपीट होगी ना, फिर गिरफ्तारियां होंगी, तैयार हैं आप उसके लिए? यार गिरफ्तारियां होंगी तो हो जाए यार, ये कौन सी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर होती रहती है। जेलें भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जेलें हमारे लिए बनी है ना, तो बाकी बगैर मुल्कियों के लिए या जिन्नात के लिए तो नहीं बनी। बहुत बहुत शुक्रिया नईम मीर साहब अपना मौकफ देने के लिए। उनका यह कहना था कि अगर 10 मई को गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं खोलती तो हमें फिर गवर्नमेंट की इजाजत की जरूरत नहीं होगी, लाहौर के ताजिर खुद अपना कारोबार खोलने का ऐलान कर देंगे। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। बात कर रहे थे कोरोना वायरस के मुआशी असरात के ऊपर, तिब्बी असरात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर जावेद हयात मौजूद है, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जिन मरीजों को कोरोना के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दी गई वो असर नहीं कर रही, बल्कि उल्टा ये लोग दिल की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, ऐसी इत्तलात आप तक पहुंची है? जी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की ये एक साइड इफेक्ट्स है जो कि इससे वेल नोन साइड इफेक्ट्स के इसका साइड ये हो सकता है कुछ दिन पर, मगर ज्यादा मरीजों पे हुआ मुझे इसका मालूम नहीं, लेकिन वेल नोन साइड इफेक्ट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जब किसी को दी जाती है तो डॉक्टर्स को ये मॉनिटर करना होता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, एफडीए की जानिब से कोरोना की ट्रीटमेंट के लिए रेमडेसिविर की इजाजत दी गई है, आप समझते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है? जी, उनका जो इनिशियल डाटा है जो डॉक्टर फॉसी ने रिलीज किया था उसके उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किए थे कि उसका इनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं। ये प्रीलिमिनरी डाटा है और प्रीलिमिनरी डाटा आपको ये भी मालूम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की भी एफडीए ने ही ये इजाजत दी थी जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया था इसके बारे में। तो इस पैंडेमिक में ऐसी बहुत सी एक्साइटिंग न्यूज आती हैं जो इनिशियल जो उन्होंने डाटा रिलीज किया, अभी तक उनकी जो स्टडीज ऑफ कंडक्ट वो ट्रायल ऑनगोइंग ट्रायल है, उन्होंने प्रीलिमिनरी रिजल्ट्स के अनाउंस किए थे जो इनकरेजिंग थे, डेफिनेटली इनकरेजिंग थे इनिशियल रिजल्ट्स। तो डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इंसानियत कोरोना की वैक्सीन से कितनी दूर है? वो तो हम जी तकरीबन 1 साल दूर हैं, उससे पहले तो नहीं हो सकता। मगर एक चीज मैं आपको जो जरूरी बताना लोग चाहिए कि हम अक्सर इसकी बात करते हैं कोरोना से फिर डेथ्स हो गई फिर लोग चले, लेकिन दूसरी तरफ देखें रिकवरी रेट कितना आपका, बहुत से लोग जो रिकवर हो जाते हैं पॉजिटिव साइड की तरफ वो भी देखें आप कि हमारे पंजाब में 35% लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं जो कोरोना के साथ थे। जो हमारी मॉर्टेलिटी जो डेथ रेट है पंजाब में वो सिर्फ 1.6 है, यानी 100 में से और ये इटली की निस्बत, स्पेन की निस्बत, अमेरिका की निस्बत इतना कम क्यों है? हमारी तिब्बी सहूलियात भी उनके लेवल की नहीं है, फिर ये कोई मुआवजा है डॉक्टर साहब?
जी ये वाकई एक ऐसी चीज है जिससे सभी अभी इस पे गौर कर रहे हैं। बहुत सी थ्योरीज आ रही हैं, बहुत सी ऑब्जर्वेशन आ रही है। मैंने पहले डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? दरअसल आप सिर्फ इस पूरे रीजन के देखें, पूरे खित्ते के देखें, उनमें सभी में एक ये मोर्टेलिटी कम है। उसकी जो वजह ऐसे बताई जा रही है कि ये मलेरिया रीजन है, या ये वैक्सीनेशन है, ये बचपन की इम्यूनिटी है, या ये जो वायरस टाइप है इसको टाइप बी कहा जा रहा है, ये उतना एग्रेसिव नहीं है जो कि यूरोप और अमेरिका में गया था। वो ए और सी है, ए अमेरिका में और सी यूरोप में पाया जा रहा है। ये उतना एग्रेसिव नहीं है जितना वहां पे है। तो आप डॉक्टर साहब, जो ये वैक्सीनेशन के टीके बच्चों को हिफाजत के लिए बचपन में पाकिस्तान इंडिया में लगाए जाते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं लगाए जाते? वहां सभी लगाए जाते हैं, लेकिन तो फिर फर्क क्या हुआ? फर्क ये है ना कि बहुत सी और इन्फेक्शंस हैं जो कि हमारी कम्युनिटी में होती हैं, जो वायरसेस हैं, जो दूसरे वायरस से जो क्रॉस रेक भी करते हैं वायरसेस के, तो उनकी शायद उसकी वजह ये सिर्फ एक क्या कहते हैं हाइपोथेसिस है। इसके बारे में कोई किसी किस्म के शवाहिद मौजूद नहीं है। लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह है कि यहाँ मोर्टेलिटी बहुत ही कम है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि बहुत कम है दूसरों के निस्बत, जैसे इटली में हुआ, ब्रिटेन में हो रहा है, स्पेन में है, दूसरे मुल्कों में है। तो हमारी जो 1.6% बहुत ही कम मोर्टेलिटी है वो, बल्कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में 100 के करीब दो लोगों की डेथ होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइएगा कि अनपढ़ लोगों की चले हम बात नहीं करते, पाकिस्तान के जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कोरोना वायरस के हवाले से संजीदगी के साथ SOPs अपनाते हुए नजर नहीं आते। इस बेतनाई की वजह क्या है? SOPs तो जहाँ तक गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का तल्लुक है या हॉस्पिटल्स का तल्लुक है, सभी हॉस्पिटल में SOPs तो इसके सर हमारे स्पीकर कौमी असेंबली इफ्तार पार्टियां कर रहे थे, उनके बारे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर सरकारी तौर पे ये बताया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग आप रखें और आप कफ एटिकेट्स करें, आप फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें, आप मास्क पहने। ये तो एक पूरी कैंपेन है जो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी इनकरेजिंग गुफ्तगू के लिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।